चलो बच्चों, होपफुली आप लोगों ने मैं समझता हूँ तैयारी कर ली होगी। ठीक है, आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपके कल के एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट जो है, अगर बात करें डायग्राम्स की, तो डायग्राम कौन कौन से इम्पोर्टेंट है मैं आपको इसकी पूरी वो बना के भी भेज दूँगा। ठीक है, डायग्राम्स की बेसिकली बात करें तो डायग्राम देखो अपने पास कुछ 10-12 डायग्राम, इवन 10-12 क्या, मैं टोटल अगर बात करूँ कुछ 20 के आसपास के डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चैप्टर भी बता दूंगा और आपने आई थिंक वो चीज़ अब पढ़ भी ली होगी, फिर भी एक बार इन डायग्राम्स पे आप फोकस जरूर करें जो डायग्राम मैं आपको अभी इंपॉर्टेंटली बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से देखिए डायग्राम, एक डायग्राम ये आपका, और होपफुली आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये डायग्राम। जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, ये डायग्राम जो है अपना जो है चैप्टर नंबर, फुली आप जानते होंगे ये आपका चैप्टर नंबर अपने फ़िलहाल अगर मैं बात करूं किसका डायग्राम है, चैप्टर नंबर आपका जो है 7 का डायग्राम है। अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जो है वो चैप्टर, उसका डायग्राम है। ये आपका मलेरियल पैरासाइट वाला डायग्राम है, याद करो इसको बिल्कुल। किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका डायग्राम कौन सा था, मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो के सलाइवा से एंटर कर जाता है हमारे अंदर कौन, उसका प्लाज्मोडियम का जो है स्पोरोजोआ, वो लीवर में जाएगा, लीवर से जो है इन्फेक्शन होगा, लीवर की सेल को बर्स्ट करेगा, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी की सेल को बर्स्ट करेगा, फिर नई आरबीसी में जाएगा तो वहाँ से सेक्सुअल लाइफ शुरू होगी, मेल फीमेल गेमेट आएंगे, दोबारा कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा, उसके गट में जाएगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके सलाइवा में गया, दोबारा ये प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल एक ही डायग्राम आता है। चैप्टर आपका जो है 7 का है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। ठीक है, उसके बाद अगला इसके अंदर एक डायग्राम ये भी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है, जिसमें क्या है वायरस का इन्फेक्शन है, किसके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन है अपना जो है HIV का बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, एड्स के वायरस का यहाँ पे इन्फेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एड्स के वायरस का जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझें तो क्या पढ़ते हैं हम, रेट्रोवायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो भाई हर किसी वायरस के पास क्या होता है, एक इसका वायरल प्रोटीन कोड जिसको आप क्या बोल देते हैं कैप्सिड की लेयर, तो कैप्सिड की लेयर तो कभी एंटर करती नहीं है, तो ये कैप्सिड की लेयर बाहर रह गई और इसका वायरल का जीनोम एंटर कर गया, दैट इज RNA। RNA जो होता है वो एंटर हुआ तो RNA सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, देखो DNA में, किससे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, हमने पढ़ा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। फिर इसका DNA हमारे वाले सेल के DNA से अटैच कर जाएगा और हमारे सेल के DNA से अपना फिर RNA बनवाएगा और उसकी प्रोटीन कोड बनवाएगा और नए वायरसेस बनना शुरू होंगे। इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और हमारे DNA के जो भी फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया और आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है अपना, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा इसमें पिक्चर में ब्रॉड दिखाई दे रहा होगा, ये अपना एक्चुअली किसका डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है जो हम बात कर देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक का डायग्राम। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बायोटेक है उसका डायग्राम है आपके पास। ठीक है, और इस डायग्राम में क्या है, हमने पढ़ा था कि भाई ये जेल होती है एग्रोस जेल, और इस जेल के अंदर हम क्या करते हैं, वेल्स क्रिएट कर देते हैं और इन वेल्स में अपने DNA को लोड कर देते हैं। जो भी हमारा कट DNA होता है आइसोलेटेड, किससे कटा होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अनइक्वल फ्रेगमेंट्स, फिर उनको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वो बैंड्स जो हैं वो बड़े से छोटे के हिसाब से क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, जनरली बोल देंगे आप, तो ये देखो दिखा रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज ये अरेंजमेंट हो जाती है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नॉर्मली क्या होता है DNA नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की तरफ आपका पॉजिटिव की तरफ स्मॉलेस्ट वाला ज़्यादा होता है और नेगेटिव की तरफ लार्जेस्ट वाले रहते हैं। एक ये डायग्राम हो गया। फिर एक डायग्राम आपके पास ये है PVR 322 का। अच्छा, इसमें कई क्वेश्चन क्या आते हैं भाई, इसमें रोप है, क्या बोलते हैं रोप को, भाई रोप को बोल देते हैं आप रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इस जीन की हेल्प से वो प्रोटीन कोड होता है जिससे आपका प्लाज्मिड DNA या जो भी वेक्टर DNA है वो कंट्रोल होती है उसकी नंबरिंग इनसाइड द होस्ट सेल। और आई साइड पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर ये एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए है। तो एम्पिसिलिन वाला जो जीन है रेजिस्टिव, उसके ऊपर कौन कौन से आपको दिख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइड, PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट,
रॉप पे कौन है, पीवीयू सेकंड वाला है, ठीक है, पीवीयू सेकंड का है। उसके बाद टेट्रा सेकंड रेजिस्टेंस वाले पे कौन है, बैम एच चाहिए और सेल फर्स्ट का है, बाकी ये 3 ऊपर भी हैं। तो टोटल अगर मैं आप बात करें साइट्स तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8, टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट हैं। 2 इसके पास रजिस्टिव जीन्स हैं जो भी आपके यू कैन से एंटीबायोटिक रजिस्टिव जीन्स, एक ओराइज साइट है, एक रोप जीन है, और ये PVR322 का एक एग्जाम्पल है, क्लोनिंग वेक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल। एक ये डायग्राम आता है। फिर उसके बाद अपना जो है ये अपने पास अगला डायग्राम किसका है सर, ये डायग्राम आपका है जो है बायो रिएक्टर का, बायोटेक में यूज़ होता है, जो हज़ारों लीटर्स के अमाउंट में जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी करना है, उसको कोड करवाना है, उससे प्रोटीन बनाना है लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए बायो रिएक्टर होते हैं। इसमें क्या था सर, एसिड बेस को कंट्रोल करेगा। जो भी इसके अंदर सबसे पहले कल्चर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, यहाँ पे हम अपना न्यूट्रिशन और जो है बैक्टीरिया है, जो हमारा होस्ट सेल है जिसके अंदर हमने अपना जो है यू कैन से RDNA डाला है, जिसको आप जनरली बोल देते हैं वो वाला होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्मेंट है, उसको यहाँ पे डाला तो कल्चर बना। इसको मिक्स करने वाला फ्लेड ब्लेड इम्पेलर या फिर इसको आप बोल देते हैं एजिटेटर, फिर फॉर्म ब्रेकर, एक्स्ट्रा फॉर्म्स वगैरह बनेंगी तो उसे तोड़ने का काम करेगा, मोटर इसको चलाएगा। एसिड बेस जो बैक्टीरिया हमने डाले हैं उस सेल, उसकी प्रॉपर उसको pH चाहिए तो उसके लिए कौन कंट्रोल करेगा, ये टेम्परेचर भी करेगा। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, अनवांटेड बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को रोक देगा, और एरोबिक है तो उसके लिए हमें एयर भी चाहिए, स्टेराइल एयर, ठीक है। एक ये डायग्राम हो गया। देन उसके बाद डायग्राम नंबर ये आपके पास अगर मैं बात करूँ 6th डायग्राम आई थिंक ये कहाँ का है, देखो मैं पीछे से अगर आपको बताता चलूँ तो होपफुली ये मैंने क्या कहा था कि ये वाला डायग्राम आपका किसका है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ये वाला डायग्राम किसका है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ये बायोटेक का हो गया, ये बायोटेक का हो गया, ये भी बायोटेक का हो गया, नॉट एप्लीकेशन, बायोटेक का बात कर रहा हूँ। ये भी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का डायग्राम है, किसका है, एंटीबॉडी का डायग्राम है, पड़ा है। 2 लाइट हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स आपस में दोनों जॉइंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से, और इनके पास जो होता है आप क्या देखेंगे, इसको स्ट्रक्चर को लिखते हैं H2L2 स्ट्रक्चर, अपनी NCERT में है, और ये इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं 2 होती हैं। और आपका जो है इसके अंदर ये पूरा डायग्राम किसका है, एंटीबॉडी का। और एक चीज़ और, एंटीबॉडी जो होते हैं उसका टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये भी ध्यान रखें, ग्लोबुलिन प्रोटीन है एक तरह से, ठीक है। फिर डायग्राम नंबर नेक्स्ट, ये आपका किसका डायग्राम है सर, ये डायग्राम है आपका बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, देखो डंग वाटर जिसको आप बोल देते हैं कहीं ना कहीं, जो आपका स्लरी बोलते हैं, जिसमें आपने डंग वाटर डाला है, साथ में माइक्रोब्स का सॉल्यूशन घोल के इस टैंक में डाल दिया, डाइजेस्टर जहाँ पे सारा मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है, गोबर वगैरह, और इसमें रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये गैस बनाते हैं। ये आपके जो है बायोगैसेस को गैस होल्डर होल्ड करता है, इसको पास करके फिर जहाँ पे कलेक्शन करना है वहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो एक्स्ट्रा बचा उसको बोलते हैं स्लज, जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ये आपका एक इसके अंदर आ गया डायग्राम। ये किस में आता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का डायग्राम है, और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका डायग्राम किसका है भाई, ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, यूरी एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है, जो ओपरिन हेल्डेन के एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने परफॉर्म किया था। ये डायग्राम है अपने पास। इसके अंदर क्या किया था, वो जो इनिशियल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उसको यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया कि भाई किस तरह से जो है नॉन लिविंग से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं। पर स्टार्टिंग में क्या बने थे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक लिविंग है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूम, उसके बाद ये आपका बॉइलिंग वाटर किया, इससे H2O बना वेपर की फॉर्म में, और ये चारों चीज़ें इस वाले टैंक में इकट्ठा कर ली गई, जो भी फ्लास्क में, और ये इसके इलेक्ट्रोड से डिस्चार्ज करवाया गया। यहाँ टेम्परेचर हमें कितना रखना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इनिशियली इतना था। तो ये चारों गैसेज जो इनिशियल एनवायरनमेंट में बोली जाती हैं अर्थ में, इनिशियल एटमॉस्फेयर में थी, गैसियस फॉर्म में थी सारी। तो ये थोड़ा सा जब ये बनते हैं, इनका सॉल्यूशन तैयार होता है कुछ इनके रिएक्शन से, और ये जो है वाटर इसमें से बाहर निकाली जाती है, कंडेंस किया जाता है, और फाइनली वाटर इन, और ये कहीं ना कहीं आपको पूरा मिलेगा, कुछ सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ कर दिया गया कि बायोमोलिक्यूल अगर बन रहा है तो इन्हीं से बन रहा है, तो उन्हीं बायोमोलिक्यूल से बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे। ये यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली ओपरिन हेल्डेन ने कॉन्सेप्ट बताया था, यूरी मिलर ने इसको परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोल देते हैं कई बार। क्या क्या चीज़ होती है, एक प्रोमोटर रीजन होता है, फिर एक टर्मिनेटर रीजन होता है, फिर जो पोर्शन कोड होगा
जो पोर्शन कोड होगा mRNA में उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग नाम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आपका कौन सा वाला बोला जाता है, स्ट्रक्चरल जीन। तो आपके सामने एक चीज़ है, देखो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड जो होता है इसी के ऊपर क्या बनेगा अपना mRNA की चेन बनेगी 5 से 3। तो mRNA की चेन किसकी तरह दिख रही है, जो mRNA की चेन पे कोड लगेंगे 5 से 3 वाले की तरह लगेंगे, तो इसीलिए 5 से 3 वाले को कोडिंग और इसको नॉन कोडिंग बोल देते हैं। mRNA की चेन की डायरेक्शन क्या होगी 5 से 3, इसीलिए इस पे सिंथेसाइज होगा। क्लियर है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। प्रोमोटर रीजन जो होता है वो 3 प्राइम पे है, टर्मिनेटर 5 प्राइम पे, स्ट्रक्चरल जीन उनके बीच में है। बट अगर ये mRNA बोल दिया तो mRNA के स्टार्टिंग में 5 प्राइम पे प्रोमोटर है और टर्मिनेटर जो है एंड पे है। ओके, ये नेक्स्ट डायग्राम। फिर उसके बाद लैक ऑपरेंट सिस्टम। लैक ऑपरेंट सिस्टम का डायग्राम है, तो आपका ये ऊपर स्विच ऑफ कंडीशन है कि अगर आई जीन ने कोड किया तो रिप्रेशर को कोड करता है, रिप्रेशर जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है, और इसमें जो है ये तीनों एंजाइम या तीनों जीन इसके कोड नहीं होते हैं। इट इज यू कैन से ऑफ, स्विच ऑफ कंडीशन। और ये एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज बाहर प्रेजेंट नहीं होता, सेल के अंदर थोड़ा सा होता है, इसीलिए ये स्विच ऑफ। फिर स्विच ऑन कंडीशन क्या होती है, जब लैक्टोज बाहर आ जाता है तो अंदर वाला लैक्टोज क्या करता है, उसको बोल देते हैं इंड्यूसर। वो क्या करता है, यहाँ से ऑपरेटर की साइड से इस रिप्रेशर को हटा देगा। ठीक है, उसके बाद ये आगे mRNA इसको कोड करता है, तो Z वाले जीन, Y जीन और ये कोड करके mRNA बनाते हैं। ठीक है, और ये Z वाला कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएज और ये ट्रांसएटाइलेज। तो आपको ध्यान होगा शायद, इसका रोल होता है कि भी परमिएज का, किस सेल को परमिएबल बनाना जिससे लैक्टोज अंदर लिया जाएगा। ट्रांसएटाइलेज क्या होता है, इम्प्योरिटी को बाहर निकालता है और लैक्टोज को ले जाता है इसके पास, और ये फाइनली तोड़ के उसे ग्लूकोज गैलेक्टोज में ले जाता है। ठीक है, ये लैक ऑपरेंट सिस्टम है। चैप्टर किसके अंदर आ रही, आपका 6 के अंदर, डीएनए के अंदर आ रहा है। ठीक है, 6th नहीं 5th हो गया है वो। ठीक है, डीएनए के अंदर, ये भी आपका डीएनए वाला टॉपिक है, ये आपका लेकिन एवोल्यूशन वाला टॉपिक है। ओके, देन उसके बाद ये भी आपका डीएनए का है, आपने पढ़ा होगा, टेम्पलेट डीएनए वगैरह आपके पास पूरा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास जब वो, इसको हम रेप्लिकेशन फॉक के नाम से जानते हैं, जब ये खुलता है तो इसमें क्या मिलता है आपको, ये 3 से 5 प्राइम वाला और 5 से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड हम नीचे से काउंट करते हैं बेटे, ऊपर का कोई मतलब नहीं है। तो इन पे सिंथेसिस 5 से 3 और इस पे 5 से 3। तो जो ये 3 से 5 वाला है इसमें कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस पे होती है डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, इसीलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि इस वाले पर किसी भी तरह का डीएनए लाइगेज यूज नहीं होगा, और इनको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये आपका जो है रेप्लिकेशन के दौरान होता है। देन उसके बाद ये लैक ऑपरेंट सिस्टम है, बिल्कुल सॉरी आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, सॉरी ये आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोसोम की लॉन्ग चेन को क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है कि सर ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर होता है, जिसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, इसके दो प्रोटीन, इसीलिए 8 ऑक्टामर। और इसके ऊपर डीएनए के कितने राउंड्स, 1.75 टर्न्स या 1/3/4 टर्न्स रैप होते हैं, और फाइनली हिस्टोन जो H1 प्रोटीन होता है इसको बाइंड कर देता है। इसके अंदर डीएनए में कितने बेसेस होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, 200 बेस पेयर के आसपास होते हैं इसमें डीएनए के। ठीक है, और हिस्टोन ऑक्टामर आपके सामने है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक जो है दैट इज कॉल्ड एज, आप इसको बोल देंगे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली हिस्टोन का क्या रोल होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन जो होता है वो लाइसिन और आर्जिनिन नाम के बेसिक अमीनो एसिड की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए के नेगेटिव चार्ज जो कि फॉस्फेट की वजह से उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये आई थिंक क्रॉस, आप होपफुली इसको जानते हैं, क्रॉस का केस। और ये आपका जो क्रॉस है, ये जनरली कौन सा क्रॉस है सर, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला क्रॉस है, जिसमें रेड और वाइट ये जब बनाते हैं F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर ये आपस में जब करते हैं तो F2 जनरेशन में 1:1 का रेशियो आता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों का दोनों। ठीक है, देन उसके बाद ये सिंपल क्रॉस है, मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें आपको होपफुली पता ही है, इसका रेशियो आपका आता है 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक है। और बताया था मैंने 1:1, 2:4:2 और फिर 1:1, ये आपका 121, 242 और 121, ये आपका क्या है, इसका जीनोटिपिक कोड है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो है ये oogenesis का है। oogenesis मैंने जैसे बताया कि भाई फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है, तो जितने भी उगोनिया बनने एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन जाते हैं। फिर वो उगोनिया आपके जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी तक आप ऐसा बोल सकते हैं उगोनिया वो मैच्योर हो रहे होते हैं। और जब वो प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद उनका हर मंथ उगोनिया का मैच्योरेशन होता है, डिवीजन होता है। उगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाद फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन होता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो जाता है ओवरी से बाहर, और जब स्पर्म का कांटेक्ट आता है तो वही सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होती है जिससे ओवम में डेवलप होता है। और इस दौरान पढ़ा है हमने कि भाई पोलर बॉडी बनती है, एक दूसरी पोलर बॉडी बनती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनेगी, ओवरी में, और सेकंड पोलर बॉडी स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद कहाँ बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, ठीक है। अब ये बता रखा है कब कब ये स्टेजेस आएंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये उगोनिया की बात की जाती है। उगोनिया स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और उसका जो है एंड हो जाता है आपका, यू कैन से जो oogenesis है उसका जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी एंड होता है या कंप्लीट होती है। और सबसे पहला मेनार्क बोलते हैं, जो पहली साइकिल शुरू होती है पीरियोडिक साइकिल प्यूबर्टी पर, और जो लास्ट वाली होती है मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45-55 की एज में होती है, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम ये आएगा। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस है भाई, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं स्टार्टिंग के, और माइटोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ जाते हैं। यहाँ से फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड म्यूटेट स्पर्मेटिड, बाद में वो स्पर्म जैसी शेप के जाते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन से आएंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी वाले आएंगे फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन से, फिर आपका सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होगा तो स्पर्मेटिड आएंगे ग्रीन वाले, और फाइनली वो स्पर्म की शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस ये कहलाता है, पूरा एंड तक ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक और होता है स्पर्म का जो है यू कैन से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के अंदर, जिसको सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, स्पर्म का वहाँ से निकल के जाना बाहर, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ओके। तो एक डायग्राम ये भी हो गया। देन उसके बाद ये आपका आ जाता है एक डायग्राम, ये आपके सामने जो है ये है आपका यू कैन से वी कैन से एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है भाई, एंटीपोडल सेल होते हैं 3, n+n+1 तीनों के n होता है, जो भी इसकी प्लॉइडी होती है, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल हो गया एक, बीच के पूरे सेल को बोलते हैं एग, फीमेल गेमेट, सिनर्जिड सेल, फिलिफॉर्म एपरेटस उसी से निकल के आते हैं। तो एक चलाजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइल, और हमेशा ध्यान रखना एंटीपोडल जो होते हैं चलाजल एंड पे होते हैं ओव्यूल के, और माइक्रोपाइल एंड पे क्या होते हैं एग एपरेटस या सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मिला के एग एपरेटस बोलते हैं। इन दोनों को मिला एग एपरेटस के नाम से हम बुला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर अगली चीज़ अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर हम समझें तो भाई एंटीपोडल सेल एक्चुअली कोई खास फंक्शन नहीं होता, इसलिए अननोन फंक्शन बोल देते हैं। पोलर न्यूक्लियाई याद करो 2 होते हैं, और ये फ्यूज़ होता है लार्ज मेल गेमेट से, फाइनली PN बनाता है, और फाइनली वो फर्टिलाइज वो सारा डेवलप होके एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन बनाता है, जो जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा, जिससे वो डेवलप होके प्रॉपर एम्ब्रियो में आएगा। फिर उसके बाद आपका जो है एग होता है, एग सेल जो होता है वो फ्यूज़ करता है स्मॉल मेल गेमेट से, और वो जाइगोट बनाता है जिसे सिनगेमी बोलते हैं। और इधर ट्रिपल फ्यूज़न दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड सेल जो होते हैं अगर आपको उसको पता हो तो सिनर्जिड सेल से होके ही पोलर ट्यूब आती है इनके पास जो है पोलर न्यूक्लियाई, और ये एग सेल के पास मेनली एग सेल के लिए बोला जाता है। और इसकी सिनर्जिड सेल के साथ साथ मेनली हेल्प कौन करता है पोलर ट्यूब को गाइड करने में टुवार्ड्स एग सेल, वो है फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। एक डायग्राम ये हो गया। उसके बाद जो है एक ये ओव्यूल का डायग्राम है, बड़ा बेहतरीन डायग्राम। अपनी बुक में जो बना ओव्यूल का डायग्राम है वो एनाट्रोपस है, जिसका जो एंगल 180 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें हमेशा जो होता है फ्यूनिकल के पास माइक्रोपाइल होती है। तो हाइलम फ्यूनिकल, देखो फ्यूनिकल क्या होता है वो पार्ट जिससे वो ओवरी की प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल, ठीक है। हाइलम उसके बीच का जंक्शन, बाकी सारा पार्ट क्या कहलाता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल,
इसमें माइक्रोपाइल जिसके थ्रू पोलन ट्यूब मेनली एंटर करती है, पोल बोल देते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट इनर, ये आपके इसकी आउटर लेयर्स होती हैं। न्यूसेलस, इसके सेल्स को प्राइमरी पोलन मदर से एम्ब्रियोसैक मदर सेल बोलते हैं, या आप इसको बोल देंगे मेगास्पोर मदर सेल। और इन्हीं में से कोई एक सेल डेवलप होता है, डिवाइड होता है, मियोसिस में जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस में जाएगा और वो डेवलप होगा एम्ब्रियोसैक में, और इसी में सारी फिर एंटीपोडल वगैरह सारा बनता है। ठीक है, और ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चल के सीड में ये फ्यूनिकल एब्सेंट है, हाइलम होता है, तो ये फ्रूट की वॉल से डायरेक्ट हाइलम से अटैच करता है। आपका आउटर इंटीग्यूमेंट आउटर सीड को टेस्टा में, इनर इंटीग्यूमेंट इनर सीड को टेगमेंट में कन्वर्ट होता है। न्यूसेलस अगर बच गया, वैसे तो डिजेनरेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, बट अगर बच गया तो ये डेवलप होता है पेरिस्पर्मिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, ये आपको जनरली एक आइडिया ये होना चाहिए। देन उसके बाद इसके अंदर आपका आता है, ये बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है, जिसके अंदर आपका पोलन ग्रेन वगैरह बनते हैं। तो बाहर की लेयर को एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं सारे को मिला के, और इनको सराउंड करती है न्यूट्रिशन की लेयर टेपेटम। तो हमने पढ़ा था ये लेयर पॉलीप्लॉइडी होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी सारी जो होती हैं वो आप बोल देंगे डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, इनका रोल प्रोटेक्शन सबका ही, इसका थोड़ा डेहिसेंस में रोल है, फटने में जिससे रिलीज होगा पोलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, यही जाता है मियोसिस में और फाइनली बनाएगा पोलन ग्रेन्स। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपके सामने बना हुआ है, ये आपका एंथर के अंदर यही डेवलप होता है पोलन सैक में। जब माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाते हैं, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन ग्रेन में। ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया। देन उसके बाद आपका इसके अंदर स्पर्म का डायग्राम है, ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 क्या 4 मान लीजिए, हेड, नेक, मिडल पीस होता है एक। ठीक है, एक हेड है, एक नेक है, एक मिडल पीस है और एक टेल है, 4। तो इसमें आपका जो है जनरली वी कैन से, यहाँ पे डायग्राम की बात तो एक्रोजोम, ये लेयर वगैरह हो गई। तो एक्रोजोम होता है, इसके अंदर भरे होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, जो ओवम की वॉल्स हैं पेनेट्रेट किया जाएगा। उसके मैं नाम भी बता दूं, एक हाइलुरोनिक एसिड होता है जिससे बाहर की लेयर फॉलिकुलर लेयर पेनेट्रेट होती है। फिर कॉर्ना रेडियाटा सेकंड लेयर पेनेट्रेट होती है, उसके लिए कॉर्ना डिसइंटीग्रेशन एंजाइम होता है। थर्ड लेयर जोना लाइसिन या एक्रोलाइसिन, जिससे जोना पेलिसिडा की लेयर पेनेट्रेट होती है ये, और उसका पीएच कितना होता है 5.5 होता है। और सारे जो एंजाइम होते हैं आपके वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक्रोजोम एक्चुअली गोल्गी बॉडीज़ का डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलप्ड फॉर्म है। फिर न्यूक्लियस है जो n हैप्लॉइड नंबर ऑफ कंटेन करता है। उसके बाद नेक एक कनेक्शन है, मिडल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जनरली वो आपका कुछ आप बोल सकते हैं स्पायरल शेप का होता है। ठीक है, स्पायरल शेप का होने की वजह से इसको एक नाम बुलाते हैं नेबरकुन, नेबरकुन। ठीक है, NEBERKUHN, नेबरकुन बोल देते हैं इसे। ठीक है, और ये 1 से 3 दिन की एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को जब वो फीमेल बॉडी में रिलीज होता है आफ्टर इंसेमिनेशन। और टेल उसकी मूवमेंट करवाएगा। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये है ज़्यादा कि भाई यहाँ पे जो है इधर 2 प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल। डिस्टल वाले की हेल्प से क्या बनता है, यहाँ से बनता है एक्सियल फिलामेंट और यही फ्लैजेलर टेल बनता है। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो ऊपर होता है, वो सेंट्रियोल का क्या रोल है, उसी सेंट्रियोल की हेल्प से सेकेंडरी उस साइड का सेकेंड म्यूटेक डिवीजन होता है और वो बनता है ओवम में, और एक पोलर बॉडी बनती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। और फिर जब ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो ये ओवम जो है यही जाइगोट में डेवलप होगा। तो जाइगोट का पहला म्यूटेक डिवीजन भी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही करवाता है, मीन्स सेकेंडरी उस साइट और ओवम दोनों में अपने सेंट्रियोल नहीं होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम एक है स्पर्म का। फिर उसके बाद जो है आप इसके अंदर मेमरी ग्लैंड का जो डायग्राम है उसकी अगर बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड के डायग्राम की बात कर लेते हैं। मेमरी ग्लैंड में फैट की लेयर होती है, फिर रिब्स वगैरह है, मसल्स हैं, रिब्स के बीच में पेक्टोरल कंधे की मसल को बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल, एरल टिश्यू सबसे बाहर की लेयर होती है, निपल जिसके थ्रू मिल्क बाहर आता है। फिर मेमोरी लोब्स होते हैं, ये कंपार्टमेंट टाइप, इनके अंदर सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई सेल्स की डक्ट को बोलते हैं एल्वियोलस। उन्हीं डक्ट्स में जो है एल्वियोलाई क्या सिक्रेट करता है मिल्क,
और वो मिल्क उन्हीं डक्ट से पहले मेमोरी डक्ट में आती है, फिर वहाँ से एम्पुला में आती है। एम्पुला में टेम्परेरी स्टोरेज होता है, थोड़ा फूला हुआ रीजन होता है। और जब मिल्क रिलीज़ करवाना होता है तो ये एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निप्पल के पोर के थ्रू बाहर रिलीज़ करता है। मिल्क को सिक्रेट करवाने का मेमोरी ग्लैंड में काम होता है प्रोलैक्टिन ग्लैंड हार्मोन का, बट मिल्क को यहाँ से रिलीज़ करवाना, निप्पल के पोर खोलने का काम होता है किसका, वो काम होता है आपका ऑक्सीटोसिन का। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं, और वो डिलीवरी में भी काम करता है, जैसा आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका डायग्राम है दैट इज़ कॉल्ड ऑफ यू कैन से पूरी फीमेल बॉडी का, तो इसमें आई थिंक पता ही होगा आपको। ठीक है, इसको बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा। यूट्राइन फंडस ऊपर का पार्ट थोड़ा थिक होता है। उसके बाद जो है यूट्राइन कैविटी, जहाँ 9 मंथ तक वो फिटस रहने वाला है। उसके बाद यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये मायोमेट्रियम ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन या डिलीवरी। एंडोमेट्रियम यही वॉल रप्चर होती है, इसी से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है रप्चर होने से, और इसी पे इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद ओवरी, इसके अंदर ओजेनेसिस चलती है पूरी, इसके अंदर सेकेंडरी साइड बनेगा, यहीं से रिलीज होके ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करेंगे तो उसमें फिम्ब्राई जो ओम को रिलीज एक तरह से यहाँ से रिसीव करके कलेक्ट करेगा, इन्फंडबुलम में डालेगा, एम्पुला रीजन में जाएगा, फिर स्टमस में, और यहाँ से जो स्पर्म की एंट्री होगी इस वाले रीजन से, तो यहाँ पर एम्पुला स्टमस जंक्शन पर स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? तो ये जो है, और ये सर्विक्स इसकी लेयर को बोलते हैं, सर्विक्स की कैनाल को सर्विक्स कैनाल बोलते हैं, फिर आगे वेजिना, वेजिनल कैनाल, ये सारी चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद जो है इसके अंदर आपका ये डायग्राम है जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें टेस्टिस की बात की जा रही है, तो टेस्टिस ठीक है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको पता हो तो भाई जनरली द टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड यू कैन से स्क्रोटम रीजन, जो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। तो उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम। ठीक है, उसके बाद इसमें रेटेड टेस्टिस होते हैं, वासा एफ्रेंशिया और एपिडिडीमस, जहाँ टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो आप जो है ये जो एपिडिडीमस है यहाँ से निकल के ये वास डेफरेंस के थ्रू स्पर्म रिलीज होके आता है। देखो बनता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहाँ रेटेड टेस्टिस वासा एफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ जाता है, एपिडिडीमस में स्टोर होता है। मेनली हमने पढ़ा था उसके टेल रीजन में होता है स्टोर, पर जब रिलीज करना होता है एजिकुलेशन के दौरान तो एपिडिडीमस से निकल के आता है, और ये वास डेफरेंस के थ्रू, जिसे डक्टस डेफरेंस बोलते हैं, ये आता है इंडक्ट्स में, और फाइनली पेनिस के थ्रू बाहर। इसमें वो ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे क्या ग्लैंड होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। मेनली एक फ्रक्टोज वगैरह प्रोवाइड करता है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मिनरल्स वगैरह, आयंस वगैरह, और ये प्रोवाइड करता है। ब्रोवेथ्रो ग्लैंड एक वाटरी फ्लूइड जो लुब्रिकेशन का काम करेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ऐसे ही काम बर्थलिन ग्लैंड का होता है फीमेल में, वेजिना के पास। और प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से जो है जब सीमेन रिलीज होता है, सीमेन का बेसिक मीडियम होता है ताकि वो सर्विस के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर सके। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से जो ये होती है कॉमन पासेज होता है, यूरिन और यूरेथ्रा बोल देते हैं जिसे आप। ठीक है, वो कॉमन पासेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, दोनों एक साथ नहीं जाते। खैर, तो यहाँ पे यूरिन अगर आता है तो एसिडिक मीडियम है, तो इस एसिडिक मीडियम को कौन न्यूट्रलाइज कर लेगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। फिर यहाँ से बाहर आउटर लेयर को फोर स्किन, सबसे बाहर के पोर्शन को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। वेरी सेंसिटिव रीजन। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें, ओके, तो ये जो है आपके पास सारे, अगर मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं कल जो आ सकते हैं, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मार्क्स दे सकते हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार आप ज़रूर करें, क्योंकि ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने थे मेन डायग्राम अगर मैं बात करूं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। प्लीज़ डू प्रिपेयर प्रॉपरली, एक बार ज़रूर देख लेना, एक बार फास्ट ट्रैक पे रिवीजन। ठीक है, आप जो है एक बार जितना पढ़ा है उसी को प्लीज़ रिवाइज कर लेना, एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम से सारे देख लेना। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप कल एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू।
अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा। ऑल द बेस्ट।